Hello students, this is Farhan Beg. Today we will discuss about the class 10th history chapter 3rd nationalism in India. आज हम बात करेंगे कि नेशनलिज्म की जो भावना है, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो किस तरीके से उजागर हुए इंडिया के अंदर। ठीक है, अब तक जो हमने देखा था, जो हमारा लेक्चर्स प्रीवियस थे, चैप्टर 1 का जो हमारा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें आपने देखा जो मॉडर्न नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर, वो किस तरीके से उसका सीधा सीधा नाता था फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट से। यानी कि किस तरीके से छोटे 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 स्टेट्स थे वो मिलकर एक हुए, और उनमें क्या था, एक होने की वजह क्या थी, मॉडर्न नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना। जो भी एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, ठीक, वो क्या चाहते हैं, एकजुट होकर रहना चाहते हैं, या एक जैसी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं। नेशनलिज्म की सबसे आसान भाषा परिभाषा यही है कि जो एक जैसे दिखने वाले या एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो सब एकजुट होकर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यूरोप के अंदर ये सारा हम पढ़ चुके थे। इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो अब जानने के इच्छुक हैं, वो जानना चाहते हैं कि हु दे वर, वो कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। यानी कि वो अब क्या है, क्या चाहते हैं, एकजुट होकर रहना चाहते हैं। जो भी एक जैसे लोग हैं, एक जैसे कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनमें जागी, एकजुट होकर रहना वो सब चाहते हैं। अब इसके लिए हुआ क्या, इन सबको जो राष्ट्रवाद की भावना है, इसको उजागर करने के लिए लोगों में क्या किया, नए सिंबल्स लाए गए, नए प्रतीक, नए आइकॉन्स यानी कि नई इमेजेस, नए सॉन्ग्स बनाए गए, नए आइडियाज़ लाए गए, नए आइडियाज़ डेवलप हुए, जिससे क्या हुआ, न्यू लिंक्स बने, और न्यू लिंक्स बने तो इससे क्या हुआ, जो बाउंड्रीज थी वो रीडिफाइंड हो गई, यानी दोबारा से बनी नई नई कम्युनिटीज़ की। जैसे हमने आपको जब बताया था जर्मनी के यूनिफिकेशन में कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, वो अलग अलग टुकड़ों में रह रहे थे, तो बाद में क्या हुआ, सब यूनिफाइड हुए। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा चैप्टर 1 के, तो वहाँ से आपको नेशनलिज्म की जो बिल्कुल क्लियरिटी है वो आ जाएगी। वहाँ से किस तरीके सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो नई बाउंड्रीज बनी, यानी पहले अब हम सपोज इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, तो आज़ादी से पहले इंडिया के अंदर पाकिस्तान भी आता था, श्रीलंका भी आता था। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट जो थे वो अब जो इंडिया के मैप में नहीं हैं वो सब आते थे। तो क्या हुआ, आज़ादी के बाद जो थी हमारी बाउंड्रीज चेंज हो गई। तो इस तरीके से और यूरोप की जो कंट्रीज थी उनमें भी बाउंड्रीज चेंज हुई, धर्म के आधार पर, या फिर रिलीजन के आधार पर, या फिर आपकी भाषा के आधार पर, या फिर कल्चर के आधार पर बाउंड्रीज चेंज हुई। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इन मोस्ट कंट्रीज क्या हो रहा था, मेकिंग ऑफ द न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर जो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयता की जो आइडेंटिटी थी, पहचान थी, इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लग गया। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, किस तरीके से ये कॉन्शियसनेस इंडिया में जागी, क्योंकि इंडिया में आज़ादी से पहले लोग अलग अलग स्टेट्स में रह रहे थे। कोई मारवाड़ी था, कोई गुजराती था, कोई बिहार को बिलोंग करता था, कोई बंगाल को बिलोंग करता था, सबकी अपनी अपनी अलग कल्चर थे। ठीक है, लेकिन कोई सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं था उनमें। लेकिन जब नेशनल मूवमेंट चलाया गया तो उसमें यह बताया गया कि आप सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, ठीक है, इंडियंस हैं। तो सब में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कलेक्टिव आइडेंटिटी जागरूक हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हो पाया। ठीक है, एकता में ही बल है ना। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो वियतनाम या फिर दूसरी कॉलोनीज जिस तरीके से कॉलोनियल रूल के अंदर थी, जिस तरीके से कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उसी तरीके से क्या था, जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसका सीधे सीधा नाता किससे है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। यानी इंडिया भी या वियतनाम या दूसरी कॉलोनीज जैसे साउथ अफ्रीका है, वो इंडिया की क्या थी, सॉरी ब्रिटेन की क्या थी, कॉलोनीज थी। ब्रिटेन एक इम्पेरियलिस्टिक पावर था, साम्राज्यवादी ताकत था, और हम सब उसके उपनिवेश थे। ठीक है, कॉलोनीज थे, वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सभी देशों के अंदर जो भी कॉलोनीज हैं उन सब में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से ही लोगों में मॉडर्न नेशनलिज्म की जो राष्ट्रवाद की भावना है वो जागी। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है, यानी जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटेन हम पर रूल कर रहा था ना, तो इसके खिलाफ जो मूवमेंट चलाए गए वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही
जो चेतना जागी मॉडर्न नेशनलिज्म की, वो सिर्फ इसी की वजह से जागी। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। लोग अपनी जो यूनिटी है, जो एकता है, उसको तलाशते थे अपने संघर्ष में, जो कि संघर्ष किसके खिलाफ था? कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था, कॉलोनियल रूल के खिलाफ था। जो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड है कॉलोनिज्म के अंदर, यानी कि जो लोगों में जो भावना थी कि हम लोग जो है ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है कॉलोनिज्म के अंदर, उससे क्या था, एक जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे पूरे देश के अंदर या जहाँ जहाँ भी कॉलोनीज थी, उन सभी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्या हो गए, एक सूत्र में बन गए, एक बंधन में बन गए, कॉलोनियल रूल की वजह से, कॉलोनियल रूल के खिलाफ। लेकिन जितने भी क्लास या ग्रुप थे, सबकी अपनी अपनी सोच थी और सब पर अलग ही इफेक्ट था कॉलोनिज्म का, ठीक है। इसीलिए सबके जो एक्सपीरियंसेस थे कॉलोनिज्म को लेके, वो अलग अलग थे, और सबके जो आइडियाज़ थे फ्रीडम को पाने के, वो क्या थे, अलग थे। सबके सोच जो थी वो एक जैसी नहीं थी। जैसे सपोज जो भगत सिंह वाली टीम थी, ठीक है, ये क्या चाहते थे, आज़ादी दूसरे तरीके से चाहते थे, ठीक, बिना सत्याग्रह करे, बिना जो है वो अहिंसा करे। लेकिन महात्मा गांधी वाली जो टीम है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि बिना हिंसा किए, बिना वायलेंस किए हम लोग आज़ादी पाए। तो सबके अपने अपनी सोच है, अपने अपने आइडियाज़ हैं, ठीक है। जो कांग्रेस महात्मा गांधी की लीडरशिप में जब बनी, तो उसने क्या किया, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, उन सबको एक किया, और एक मूवमेंट के द्वारा ही इन्होंने सबको एक करने की कोशिश की। लेकिन जो एकता है वो कभी भी बिना विवाद के नहीं आती, बिना कन्फ्लिक्ट के नहीं आती। जो हमारी प्रीवियस बुक्स थी, आपने क्लास 9 तक जो भी किताबें पढ़ी थी, उन सब में आपको जो नेशनलिज्म के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है, वो सिर्फ फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी तक आपको बताया गया है, 20th सेंचुरी तक बताया गया, यानी कि 1910 तक आपको इतिहास पढ़ाया गया है। अब इस चैप्टर के अंदर हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे 1920 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ, ठीक है, वो हम सब देखेंगे। यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा कि किस तरीके से कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को चलाया, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स थे वो सब एक हुए, और किस तरीके से उन सब ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के अंदर। और जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसने किस तरीके से लोगों के जो कल्पनाएं थी, इमेजिनेशंस थे, उन सब पर कब्जा कर लिया, यानी कि किस तरीके से राष्ट्रवाद ने लोगों की जो कल्पनाएं थी आज़ादी को लेके, उसको पूरा किया, ठीक है। ये हम सब देखेंगे। ये एक पिक्चर दे रखी है आपको, 6 अप्रैल 1919 की पिक्चर है। इसमें भारी मात्रा में लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं, गैदर्ड हुए इस पिक्चर के अंदर। क्यों हुए हैं? ये लोग प्रोसेशन कर रहे हैं, ठीक है, जुलूस निकाल रहे हैं, जो कि नेशनल मूवमेंट का एक हिस्सा है। ये बड़े कॉमन फीचर्स थे नेशनल मूवमेंट के दौरान, ठीक है, जब भी राष्ट्रीय आंदोलन होते थे जितने भी, तो उसमें ये कॉमन फीचर है कि मास प्रोसेशन होता था, यानी भारी मात्रा में लोग भर भर कर आते थे, ठीक है, सड़कों पर, ठीक, और आंदोलन करते थे एंटी कॉलोनियल रूल के खिलाफ, बरतानिया हुकूमत के खिलाफ, ठीक है। आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि राष्ट्र जो नेशनल कांग्रेस है, इसका गठन कब हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आपके लिए आज का सवाल है। इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अभी के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।